गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा 84th लेक्चर जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, तो हम इसको देखेंगे। तो ये आपका देखोगे जैसे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जो चैप्टर है, तो इसमें जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर है तो वो हम देखेंगे। क्लासिकल लीड थ्योरी, प्लूरलिस्ट थीसिस वो देखेंगे। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, ये मैंने ऑलरेडी जब हमने मैक्स वेबर जो थिंकर किया था तो ऑलरेडी ये टॉपिक हमने डन किया हुआ है। प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप पे एक लेक्चर देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज, नेशन स्टेट और सिटीजनशिप पे देखेंगे। डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी और कलेक्टिव एक्शन पे, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, रेवोल्यूशन, ये सब पे भी लेक्चर्स देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके मेरे हिसाब से 10 से 12 लेक्चर बनेंगे इस चैप्टर के, छोटे छोटे। तो मैं अलग अलग लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ टॉपिक वाइज, ताकि आपको समझना बहुत ईजी हो। मेरा एंड मोटिव वही है भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो अगर आप देखोगे जो पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, जो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर है, तो पॉलिटिकल सोशोलॉजी के लिंक है। तो वो क्या करता है, पावर को स्टडी करता है इन ब्रॉडेस्ट सेंस। जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस है वो पावर को सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ स्टडी करेगी, स्टेट के रिस्पेक्टिव स्टडी करेगी। लेकिन जहाँ पे जो पावर है वो सोशल रिलेशन में, भले ही वो एक क्लास रूम है उसमें भी स्टडी होगी, जो टीचर की पावर है ओवर द स्टूडेंट्स। भले ही घर पे फेमिनिस्ट स्टडी करेंगे भी मेल पैट्रियार्की कैसे पावर इम्पोज करती है, भले ही। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंस में हम पावर को सेंस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हम अगर आप देखोगे जो पावर को स्टडी करेंगे तो दो तरह की पावर है, अथॉरिटी और कर्सन। तो अथॉरिटी जो क्या है, लेजिटिमेट और लेजिटिमेट मानी जाती है और इसलिए लोग उसको ओबे करते हैं। जैसे कि ब्रिटिश सोसाइटी है, भले इंडिया सोसाइटी है, जो पार्लियामेंट्री के डिसीजन है वो मानते हैं क्योंकि लॉफुल हैं। इसी तरह स्टूडेंट टीचर के डिसीजन मानते हैं ऑन ग्रेड्स एंड डेडलाइंस। कोर्सन क्या है, वो लेजिटिमेट नहीं मानी जाती और इसलिए लोग उसको रजिस्ट करते हैं। तो जैसे कि जो बॉस नेशनलिस्ट हैं वो स्पेनिश पुलिस और आर्मी एक्टिविटी को रिजेक्ट करते हैं, और सम इराकी जो अमेरिका और ब्रिटिश ट्रूप है वहाँ पे, तो वो उसको भी वहाँ पे वायलेंट अटैक करते हैं उन पे, एक तरह का रजिस्ट कर रहे हैं कोर्सन को, क्योंकि वो लगता है भी लेजिटिमेट ऑक्यूपेशन नहीं है उनका, भी जो उन पे जो कब्जा करके बैठे हैं वो लेजिटिमेट नहीं है। अगर आप देखोगे अथॉरिटी और कोर्सन कहते हैं भी आप एक दूसरे को इनको सेपरेट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। जो दोनों अथॉरिटी और कोर्सन है वो दोनों ही फिजिकल फोर्स पे बेसिस पे हैं। तो अगर सपोज करो समटाइम क्या होता है, लॉ को लोग नहीं मानते, तो लॉ को लोग नहीं मानते तब क्या करते हैं, भले वो लेजिटिमेट है तब फिजिकल फोर्स यूज होती है। तो पावर की मल्टीपल डिमेंशंस हैं। तो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हम जब स्टडी करेंगे, तो लीड थ्योरी जो मैक्स वेबर का एक थ्योरी है, हम मार्क्सियन थ्योरी देखेंगे, न्यू मार्क्सियन थ्योरी देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं वो देखेंगे। तो जो वेबर का वर्क है वो स्टार्टिंग पॉइंट है पावर के रिलेटेड, तो हम देखेंगे। तो लेकिन उसके पहले अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो हिस्ट्री में भी पावर को डिस्कस किया गया है। हॉब्स के काम में, लॉक्स, रूसो भी, आल्दो ऐसे नहीं है बट कीवर्ड्स को डिस्कस किया गया है। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बताया गया मैन वाज बॉर्न फ्री, एवरीवेयर ही इज इन चेंज, तो ये जरूरी वो था। तो जहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन बताया गया भी पावर कैसी है। तो हॉब्स ने इस पे काफ़ी अच्छा बताया भी, जो नेचर ऑफ मैन की बताई भी, जहाँ पे कैसे उन्होंने क्या किया भी, जो पहले अर्ली टाइम्स में थे वो एक स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, लेकिन जहाँ पे क्या थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, लोग आपस में लड़ते रहते थे, कंपटीशन था, डिफिडेंस था, ग्लोरी था। तो डिफरेंट डिफरेंट वो होता रहता था। तो जहाँ पे क्या हुआ, तो लोगों ने अपनी पावर सरेंडर की, अपने राइट्स सरेंडर किए, और एक अथॉरिटी जहाँ पे आई, जिसके कारण जो सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन होने लगा। तो इस तरह देखोगे ये भी पावर की बात कर रहे हैं। तो लेकिन जो सिस्टमेटिकली बेसिस सबसे पहले स्टार्ट किया था वो मैक्स वेबर ने स्टार्ट किया था। तो मैक्स वेबर का मतलब क्या है भी, पावर का मीनिंग क्या है भी, पावर जब आपका पावर क्या है, एक एबिलिटी है भी, आप अपना काम करवा लो, जब आप तब भी करवा लो जब लोग आपकी
वो काम नहीं करवाना चाहते, जब लोग लोग उसके अगेंस्ट हैं। तो उसने बताया 3 तरह की अथॉरिटी है जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है, पावर। मैंने बताया पावर की 2 फॉर्म है अथॉरिटी। तो 3 तरह की अथॉरिटी उन्होंने बताई थी, क्रिस्मेटिक, ट्रेडिशनल और रैशनल लीगल। तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी और लेक्चर 34 है, तो मैंने इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप देखोगे 19 मिनट का जो लेक्चर है, तो मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप ये देख लीजिएगा अगर आपने ये नहीं देखा। फिर आता है स्टीवन लूक्स। स्टीवन लूक्स का जो पावर का व्यू बोलते हैं वो बहुत रेडिकल बोलते हैं। तो जैसे बेबर की जो डेफिनेशन थी वो लोगों ने मानी भी, ठीक है अच्छी डेफिनेशन दी है, बट कुछ राइटर कहते हैं बहुत नैरो सेंस में दी है। तो स्टीवन लूक्स ने एक जो डेफिनेशन दी थी, तो उसने 3 डिमेंशन बताई। पहली डिमेंशन क्या है पावर की? डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास पावर हो, आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए ओवर डिफरेंट इश्यूज। सेकेंड फेज क्या है? नॉन डिसीजन मेकिंग। भी कोई डिसीजन ना लो, कोई डिसीजन नहीं ले रहे आप आपके वो पावर है, आप लोगों को रोक रहे हो भी, आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। थर्ड फेज क्या है पावर का? भी आप लोगों की प्रेफरेंस, बिलीफ को शेप कर रहे हो थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। और मतलब ऐसा भी नहीं है, तो मतलब आपने उस तरह वो कर दिया, उनको शेप कर दिया, उनको पता ही नहीं चले भी सर्टेन कुछ इशू हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करनी है। तो इसका मतलब क्या है? जो पावर है भी दूसरे सोशल ग्रुप्स की आपको विशेष को मैनिपुलेट कर दिया, डिजायर्स को मैनिपुलेट कर दिया। तो सोशल ग्रुप्स को आपने इस तरह मैनिपुलेट कर दिया भी, आपने देखा भी किस तरह मैनिपुलेट किया भी, आपने देखा भी भले ही वो उनके लिए वो हार्मफुल था, बट फिर भी क्या है भी लोगों ने उस चीज को किया। जैसे कि अगर आपकी इसकी क्लासिक एग्जांपल देखोगे, जब ब्रिटेन में ब्रेक्जिट हुआ तो काफी बोला भी ब्रेक्जिट से ब्रिटेन को नुकसान होगा भी अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन छोड़ता है। लेकिन फिर भी देखिए पावर का खेल, लोगों ने फिर भी वोटिंग की भी ब्रिटेन को हमने एग्जिट करना है। तो ये एक पावर का उन्होंने बहुत अच्छा व्यू दिया। का जो फेमिनिस्ट हैं ये भी व्यू को यूज किया भी, जहाँ पे उन्होंने बताया भी जो मेन है ब्रिटेन में, वो मतलब वुमेन को ऐसे परसुएड करते हैं भी वुमेन के लिए आइडल रोल तो एक मदर और एक हाउस वाइफ का है, तो जिसके कारण वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको, जो फेमिनिस्ट बता रहे हैं। और यही सेम चीज आप देखोगे मार्क्सियन ने भी बताया, जब ल्यूक की एक डेफिनेशन की भी, किस तरह जो पावर के बेसिस पे जो कैपिटलिस्ट हैं लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको मतलब आल दो लेबर को पता है भी वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन स्टिल वो काम कर रहे हैं। तो ल्यूक्स क्या डिफाइन कर रहा है भी, ए के पास पावर है ओवर बी। अगर ए बी को इस तरह अफेक्ट कर रहा है, जो बी मतलब उसके उसी तरह काम कर रहा है, भले वो बी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और भले ही बी को पता है कि जिसके हक में नहीं है या नहीं है, या पता है या नहीं पता है, बट फिर भी वो बी से वो काम करवा रहा है, तो हम कहेंगे ए के पास बी के ऊपर पावर है। तो आप देखोगे मतलब जो रेडिकल डेफिनेशन ऑफ पावर है, तो जो मार्क्सियन स्कॉलर, फेमिनिस्ट स्कॉलर ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की। तो अब हम देखेंगे सेकंड जो था पावर का, जो कांस्टेंट सम और जीरो सम कंसेप्ट पावर का है। तो ये बेबर का एक कंसेप्ट था। तो बेबर क्या कहता है भी, कुछ लोगों के पास पावर है, कुछ लोगों के एक्सपेंसेस पेपर भी, ऐसा नहीं जो पावर है जो लिमिटेड है। अगर इनके पास पावर है तो इनके पास नहीं है, अगर इनके पास है तो इनके पास नहीं है भी, फिक्स अमाउंट ऑफ पावर है। तो जहां पे कुछ लोग उस पर होल्ड कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ पावर है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट सम और जीरो सम पावर। तो पावर का जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, तो ये तालबोट पार्सन ने कहा था। तो तालबोट पार्सन क्या कहता है, जो पावर है वो ऐसी चीज है जो सोसाइटी के पास, पूरे के पास है। सोसाइटी पावर के थ्रू क्या करती है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, जिसके कारण सोसाइटी के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके। क्योंकि फंक्शनलिस्ट हमेशा ये देखेगा भी सभी लोग कैसे काम कर रहे हैं एक सोसाइटी के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो पार्सन ने जहां पे बताया वेरिएबल सम कंसेप्ट ऑफ पावर, तो जहां पे जो मार्क्सियन और बवेरियन कंसेप्ट से डिफरेंट था। तो वेरिएबल सम क्या है भी, जो पावर है वो क्या है भी, कांस्टेंट नहीं है,
पावर कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो मतलब लोगों पे डिपेंड करता है। सपोज करो अब गवर्नमेंट के पास पावर है, सपोज करो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज ऐसी लेके आई जो लोगों के हित में नहीं है, तो लोगों ने जहाँ पे अपने वो बनाए, प्रेशर ग्रुप्स बनाए, तो अब उनके पास भी पावर आ गई, जिसके कारण वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे भी, आप जो डिसीजन अपना रोल बैक कीजिए। तो पावर क्या है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये पावर इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ अ कलेक्टिव एक्शन ऑफ पीपल। तो लोग इसको मतलब यूज करते हैं टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जब दोनों पार्टीज इसमें कलेक्टिव बार्गेन करती हैं, वर्कर और मैनेजमेंट, तो दोनों पार्टीज के पास क्या है, पावर आ गई और बेटर आउटकम हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे स्ट्राइक चल रही है, तो जहाँ पे एम्प्लॉयर और वर्कर साथ में बैठेंगे, साथ में बैठे, दोनों ने नेगोशिएट किया, दोनों के पास इस तरह पावर हो गई, दोनों का ही बेनिफिट हो गया। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन भी ऐसे ही होता है भी, जहाँ पे सारी कंट्रीज बैठती हैं, तो सारी के पास पावर है और सारे क्या चाहते हैं भी एक बेटर आउटकम आए। जैसे कि अगर अकेली कंट्री काम करेगी उससे इतनी आउटकम नहीं आएगी, जब सारी कंट्रीज काम करेंगी क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म दो बिगेस्ट थ्रेट हैं ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस के लिए। डिप्लोमेसी भी एक ऐसा ही है जिसमें सभी कंट्री, दोनों कंट्रीज बैठ के डिप्लोमेट्स अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सुलझाते हैं, ताकि एक जो कॉमन गोल है स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसको अचीव कर सकें। ऐसा ही स्ट्रेटेजिक अलायंस में होता है और ऐसा ही कोलिशन बिल्डिंग में होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी जो वेरिएबल्स हमको दर्शाती हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है भी, पावर इम्बैलेंस। तो जो आप कहते हो भी, कहते भी यानी कि भी वो है वेरिएबल सम है, तो लेकिन समटाइम क्या होता है, किसी के पास पावर ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन में देखोगे, जो पावरफुल कंट्री है वीक कंट्री के साथ इस तरह नेगोशिएट करेगी भी उनको बेनिफिट हो। तो ये क्या है, तो इसमें क्या दिखाएंगे भी, पावर इम्बैलेंस हो रहा है। लिमिटेड कॉरपोरेशन, जैसे क्या होता है, इसको को दो कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो हो सकता है एक कंपनी कम कोऑपरेट करे, तो इसके कारण भी देखोगे कि भी आप कह रहे हो वेरिएबल सम है, दोनों कंपनी से आई साथ में, दोनों के पास पावर है, लेकिन आपस में जो कोऑपरेशन है बहुत कम है। Assumption of rationality. The variable sum concept assume that actors are rational and will act in their best interest. पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता भी, कुछ एक्टर क्या होते हैं जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, वे इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, और लोगों के एक्शन जो होते हैं उनके इमोशंस और बाइसेस पे भी होते हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी कॉपरेशन समटाइम क्या होता है बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन, और समटाइम क्या होता है एक्टर जो होते हैं शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पे बेनिफिट ले जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कुछ एक कंपनी है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे देख रही है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देख के एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। इसी तरह अगर आप देखोगे जैसे ब्रेक्जिट हुआ था, तो ब्रेक्जिट में कलेक्टिव एक्शन था, वेरिएबल सम पावर का कंसेप्ट देखें तो वहाँ पे लोगों के पास भी पावर थी, लेकिन लोगों ने डिसीजन लिया एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख के भी, हाँ जी इससे हमारी जॉब्स बढ़ेंगी, हमारा ये होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिए। जो ब्रिटेन की देखोगे इकॉनमी की बुरी हालत है। तो इसका एक जो वेरिएबल सम कांस्टेंट जो कंसेप्ट था, इसका जो कुछ क्रिटिसिज्म भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट क्लियर होंगे जो हमने जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर को शुरू किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो देखेंगे। थैंक यू क्लास।